राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कोढ़ी राजकुमार। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका एक बेटा था, नाम था विक्रमादित्य। वह बड़ा ही प्रतापी और प्रतिभाशाली था। उसके जन्म के बाद से ही उसके माता पिता के यहाँ दिन दूनी और रात चौगुनी धन और यश की वृद्धि होने लगी। विक्रमादित्य को राजा ने बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों और ज्ञानियों से हर तरह की शिक्षा दिलवाई। उसकी योग्यता को देखकर उसके शिक्षक भी दंग रह जाते थे। प्रजा अपने राजकुमार को बड़ा ही प्रेम करती थी। बड़े होने पर वह दिन रात इसी सोच में रहता कि किस तरह उसके राज्य में सुख शांति बनी रहे। इसीलिए वह वेश बदलकर रोज अपने महल से बाहर निकल जाता और राज्य के कर्मचारियों की धृष्टता और बेईमानी का पता लगाता। पता चलने पर वह उन्हें प्यार से सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश करता। एक दिन राजकुमार विक्रमादित्य ने सोचा कि अपने राज्य का हाल तो ठीक चल रहा है, अब चलकर किसी दूसरे राज्य में देखा जाए कि वहाँ की प्रजा कैसे रहती है। उसने एक साधु का वेश बनाया और अपने पास के ही एक राज्य में पहुँच गया। उसने अपने माता पिता तक को भी इस बात का पता न चलने दिया। अगले दिन सवेरा होने पर जब राजा रानी ने देखा कि उनका बेटा गायब है तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने चारों दिशाओं में राजकुमार को ढूंढने के लिए दूत भेजे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे दूत विक्रमादित्य का पता न लगा सके। फिर निराश होकर वह लौट आए तो राजा भी संतोष करके बैठ गया और अपने बेटे के दिखाए गए दया के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करने लगा। प्रतापी विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दूसरे राज्य के राजा की दो बेटियां थीं। वे रोज गंगा में स्नान करती और भगवान सूर्य को जल चढ़ाती और प्रार्थना करती कि हे सूर्य भगवान, हमें वरदान दो कि हमारा विवाह वीर विक्रमादित्य से ही हो। संयोग से विक्रमादित्य भीख मांगते मांगते उसी राज्य में आ गया। वह पूरे दिन उस राज्य में घूमा पर किसी ने भी उसे भीख न दी। वह जिस भी दरवाजे पर जाता तो सब कहते कि ऐसे हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। दिन भर का भूखा प्यासा विक्रमादित्य हैरान होकर आखिर राजा के दरबार में पहुंचा और वहां उसने राजा से फरियाद की कि इतने बड़े राज्य में ऐसा अंधेर कि कोई भिखारी को एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देता। तो राजा ने कहा, ये मेरे राज्य का नियम है कि कोई आदमी बिना मेहनत के खा नहीं सकता। हाँ, लूले, लंगड़े और रोगी की बात दूसरी है। भीख मांगने वाले को यहाँ 6 महीने की सजा दी जाती है। राजा की बात सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और बोला, हे राजन, इस तरह से तो मैं अपराधी हुआ, पर मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है, तो दया करके इस समय मुझे कुछ खाने के लिए दिलवा दीजिए। राजा ने कहा, भोजन तो तुम्हें अवश्य दिया जाएगा, पर उससे पहले तुम्हें कुछ लकड़ियां काटनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और आनन फानन में सारी लकड़ियां चीर डाली। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने हुक्म दिया कि इस भिखारी को नहला धुलाकर बढ़िया पोशाक पहनाई जाए और इसका एक राजकुमार की तरह ही आवभगत किया जाए। लेकिन विक्रमादित्य इस पर किसी तरह राजी न हुआ और बोला, महाराज, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद, पर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अब मैं वन में जाकर भगवान का नाम लूँगा और जो कुछ भी वह दे देगा उसी से अपना पेट भर लूँगा। राज दरबार से निकलने के बाद विक्रमादित्य ने एक कोढ़ी का वेश बना लिया और पास के जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे पड़ गया। थोड़ी देर में उधर से कुछ गडेरिया भेड़ों को चराते हुए निकले। जब उन्होंने कोढ़ी को धूप से तपते देखा तो उसके लिए वहीं एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। अब विक्रमादित्य उसी में रहने लगा। किसी ने अगर कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही पूरा दिन बिता दिया करता था। इधर ये हो रहा था और उधर राजा की दोनों बेटियां लगातार भगवान सूर्य की पूजा करती रही, पर उन्हें इसका कोई फल न मिला। एक दिन जब वे दोनों गंगा में स्नान कर रही थी तो भगवान सूर्य ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा कि केवल रोज रोज जल चढ़ाकर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अगर तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो जाओ किसी दुखिया की सेवा करो। दोनों राजकुमारी जिस रास्ते से गंगा स्नान के लिए आती थी वो रोज ही कोढ़ी बने विक्रमादित्य को देखती और घिन्न से अपना मुंह फेर लेती। सूर्य भगवान की सीख ने उन पर असर किया और उन्होंने निश्चय किया कि वे दोनों उस अपाहिज कोढ़ी की सेवा करेंगी। यह सोचकर दोनों कोढ़ी के पास आईं
और उसके घाव को धोकर मरहम पट्टी करने लगी। कोढ़ी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। ये सुनकर दोनों राजकुमारियां खुश हो गई और अपने महल लौट गई। दूसरे दिन जब दोनों बहनें आईं तो कोढ़ी के लिए 36 प्रकार के भोजन से थाली सजाकर लाई। तो कोढ़ी ने कहा, हे देवियों, इतने सारे व्यंजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम तो बस मेरे लिए पाव भर सत्तू और नमक ले आया करो। उस दिन के बाद जब भी दोनों राजकुमारियां गंगा स्नान के लिए जाती तो कोढ़ी के लिए नमक और सत्तू ले आती और उसे अपने हाथों से खिलाती। कोढ़ी अपने घाव पर हमेशा सिंदूर लगाए रहता। एक दिन जब छोटी राजकुमारी उसे सत्तू खिला रही थी तो कोढ़ी ने अपने शरीर से सिंदूर पोंछकर अपने हाथों से उसकी मांग भर दी। विक्रमादित्य से विवाह करने के लिए उत्सुक राजकुमारी एकदम से रो पड़ी। तो बड़ी बहन ने उसे समझाया कि बहन, कोई बात नहीं, चलो अभी गंगा जी में इस सिंदूर को धो लेना। तो छोटी बहन ने कहा, नहीं बहन नहीं, अब तो जो होना था सो हो चुका। अब तो यही मेरे पति हैं, मैं इन्हीं की सेवा करके अपना जीवन बिता दूंगी। तुम जाओ, तुम पिताजी के पास लौट जाओ। जब बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन किसी भी तरह यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है तो वह अपने महल लौट आई और राजा को सारी बात कह सुनाई। पहले तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, फिर स्वयं भी कोढ़ी की झोपड़ी पर आया, पर छोटी राजकुमारी अपने निश्चय पर अटल रही। तो राजा अपने भाग्य को धिक्कारता हुआ लौट गया। वह रोज महल से अपनी बेटी के लिए खाना भिजवाता, पर छोटी राजकुमारी उसे छूती तक नहीं। वह दिन रात कोढ़ी की सेवा करती और मगन रहती। कभी कभी विक्रमादित्य अंतर ध्यान हो जाते तो उसे बड़ी हैरानी होती। दरअसल बात यह थी कि राजा की बड़ी बेटी भी विक्रमादित्य को ही वरने का संकल्प कर चुकी थी, और जिस दिन से छोटी बहन कोढ़ी के साथ रहने लगी वह किसी को भी कोढ़ी के शरीर को हाथ तक लगाने नहीं देती। इसीलिए विक्रमादित्य भी बड़ी बहन को सेवा का प्रसाद देने के लिए ही कुछ देर के लिए गायब हो जाता था। छोटी राजकुमारी जब जंगल में अकेली रह जाती तो बहुत डरती। एक दिन वो कोढ़ी के पास बैठकर बहुत रोई और बोली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? एक बार तुमने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, सो कभी पूरी ही नहीं हुई। मुझे विक्रमादित्य की जगह कोढ़ी पति मिला। मैंने उसे भी वरदान समझा और तुम्हें अपना सर्वस्व मानकर तन मन धन से तुम्हारी सेवा करने लगी। मेरे मन में इसके लिए कोई पश्चाताप भी नहीं है, लेकिन मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाया करो। रोगी शरीर है तुम्हारा, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? राजकुमारी को इस तरह दुखी और परेशान देखकर विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई। उसने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल गंगा स्नान के समय दूंगा। राजकुमारी ने राम राम करके अपनी रात काटी और सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए चल पड़ी। जब वो उगते सूर्य को जल चढ़ा रही थी तो क्या देखती है कि उसका कोढ़ी पति खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, और देखते ही देखते उसकी काया पलट हो गई। वो एक खूबसूरत राजकुमार बन गया, और यह राजकुमार दूसरा कोई नहीं विक्रमादित्य ही था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वह बार बार अपनी आंखों को मलती और राजकुमार की ओर देखती। विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, राजकुमारी, क्या अब भी तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हो? मैं ही तुम्हारा मनचाहा पति विक्रमादित्य हूँ। जाओ, अब खुश होकर घर चली जाओ। इतना बोलकर विक्रमादित्य अंतर ध्यान हो गया। राजकुमारी जब झोपड़ी के पास लौटी तो वहाँ झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। झोपड़ी की जगह अब वहाँ एक सुंदर सा आलीशान महल बन गया था। चारों ओर नौकर चाकर राजकुमारी की हाजिरी बजाने के लिए खड़े थे। महल के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ न तो कोढ़ी है न ही विक्रमादित्य है। राजकुमारी की समझ में कुछ नहीं आया। विक्रमादित्य का इंतजार करते करते उसकी आंख झपक गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विक्रमादित्य उसके पास ही बैठा है। दोनों रात भर हंस हंस कर बातें करते रहे। दूसरे दिन जब राजकुमारी ने उठकर देखा तो फिर से वही झोपड़ी है और फिर से वही कोढ़ी पति। उस दिन से रोज रात को यही होता। कोढ़ी पति विक्रमादित्य बन जाता और झोपड़ी महल, और दिन निकलते ही सारा खेल खत्म हो जाता। एक रात जब विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन राजकुमारी जाग रही थी। वो उठकर महल की छत पर गई तो अचानक से उसने देखा कि महल की छत पर कोढ़ी की खाल टंगी हुई है।
वो चुपचाप महल से बाहर आई और घास फूस और लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसने उस खाल को वहीं आग लगा दी। फिर चुपचाप महल में आकर सो गई। सवेरे 4 बजे जब विक्रमादित्य की आंख खुली तो उसने अपनी कोढ़ी की खाल की तलाश की, पर वो उसे कहीं न मिली। ढूंढते ढूंढते दिन निकल गया और राजकुमारी भी जाग गई। तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुमने कोई चोरी की है? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ, जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसे चुरानी ही पड़ती है। मैं तुम्हारी सब चाल समझ गई हूँ। अब बोलो और वचन दो कि तुम मुझे अब तंग नहीं करोगे। राजकुमारी की बात सुनकर विक्रमादित्य हंस पड़ा और बोला, ठीक है राजकुमारी, आज के बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसके बाद से वे दोनों सुखपूर्वक से रहने लगे। इधर छोटी बहन के दिन तो खुशी खुशी बीत रहे थे, मगर बड़ी बहन का हाल बुरा था। इतने दिनों तक सेवा करने के बाद भी उसे अपने मन वांछित वर की प्राप्ति न हुई। अब राजा भी उसे कब तक कुंवारी बिठाए रखता, सो उसने उसका विवाह एक दूसरे राजकुमार से पक्का कर दिया। बड़ी राजकुमारी के विवाह का सुनकर विक्रमादित्य की आत्मा तड़पने लगी। वह बड़ी राजकुमारी की सहायता के लिए आतुर हो रहा था कि तभी राजा ने अपनी छोटी बेटी को विवाह का निमंत्रण भेजा। छोटी राजकुमारी भी बहुत दिनों से अपने माता पिता से नहीं मिली थी, इसलिए बुलावे पर तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। विक्रमादित्य ने भी उसे अपने बाद में आने का कहकर विदा कर दिया। छोटी राजकुमारी के जाने के बाद विक्रमादित्य भी घर से निकल पड़ा और एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर भीख मांगने लगा। फिर एक बाग में जाकर बैठ गया। संयोग की बात थी कि बड़ी राजकुमारी की बारात ने उसी बाग में आके पड़ाव डाला था। दूल्हे के पिता की नज़र जब ब्राह्मण का वेश धरे विक्रमादित्य पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। वह अब तक बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसका बेटा काना था और उसने ये शादी भी धोखे से पक्की कर दी थी। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि सब लोग काने दूल्हे को देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। वह विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। विक्रमादित्य तो पहले से सब कुछ जानता था, सो वह खुशी खुशी दूल्हा बनने के लिए मान गया। लड़के वालों ने सजा धजा कर विक्रमादित्य को पालकी में बैठा दिया। फेरों के बाद विक्रमादित्य ने क्या किया कि बड़ी राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर ले उड़ा। जब इस बात का पता लगा तो सारे घरातियों और बारातियों में शोर मच गया। लेकिन अब हो ही क्या सकता था। दूल्हे का पिता अपना सा मुंह लेकर बिना बहू के ही अपनी बारात लौटा ले गया। उधर विक्रमादित्य भी गरीब ब्राह्मण के भेष में चलते चलते एक गांव के पास आया और एक सराय में ठहर गया। वह दिन भर का भूखा था, इसीलिए उसे रात में नींद न आई। जब भूख से उसे बेचैनी होने लगी तो उसने बड़ी राजकुमारी से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। राजकुमारी बड़ी हैरान हो गई कि इस सराय में उसे खाने के लिए क्या दे। उसने इधर उधर देखा तो एक जगह एक हंडिया में भूसी रखी हुई थी। उसने उस भूसी को सान कर एक मोटी रोटी बनाई और दिए की लौ पर सेक कर विक्रमादित्य को खाने के लिए दे दी। विक्रमादित्य ने आधी रोटी तो खा ली, लेकिन आधी रोटी हाथ में लेकर बोला, हे धरती माँ, तुम फट जाओ और मेरी ये आधी रोटी रख लो। मैं जब भी मांगू तो मुझे लौटा देना। उसका इतना कहना था कि धरती फट गई और वो आधी रोटी धरती में समा गई। इसके बाद विक्रमादित्य बड़ी राजकुमारी को उसके पिता के घर छोड़ आया। जब काने दूल्हे के पिता को राजकुमारी के लौटने का पता चला तो वो फिर से राजा के पास पहुंचा और राजकुमारी को विदा करने का आग्रह करने लगा। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर कहा कि बेटी, तुम अपनी ससुराल चली जाओ। एक बेटी का गुजारा उसके पिता के घर में हमेशा नहीं हो सकता, उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। तो बड़ी राजकुमारी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन पिताजी, मेरी शादी इनके बेटे के साथ नहीं हुई है। इन्होंने तो आपके साथ कपट किया है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक बार इनके बेटे से पूछ कर देखिए कि उसने शादी वाली रात क्या खाया था। राजा ने अपनी बेटी की बात मानकर काने लड़के को बुलवा कर पूछा कि तुमने शादी वाली रात क्या खाया था। लेकिन काना लड़का कोई जवाब न दे पाया। लड़के के पिता ने जब सारा हाल सुना तो उसे भी कुछ कहने का साहस न हुआ। वह उल्टे पांव चुपचाप लौट गया। इधर राजा ने भी पूरे राज्य में डोंडी पिटवाकर यह घोषणा करवा दी कि जिसने भी मेरी बेटी से शादी की है वह डरे नहीं और सामने आकर शादी का सबूत दे। मैं उसे अपना सारा राजपाट दे दूंगा। फिर क्या था, गरीब ब्राह्मण के वेश में विक्रमादित्य राजा के दरबार जा पहुंचा
और राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, राजन, आपकी बेटी से ब्याह मैंने ही किया था। राजा ने कहा, ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि शादी वाली रात तुमने क्या खाया था। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, शादी वाली रात मैंने भूसी की रोटी खाई थी। इस उत्तर को सुनकर बड़ी राजकुमारी बहुत खुश हुई और तुरंत दरबार में सामने आकर बोली, पिताजी ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा, तुम चुप रहो, इसे अभी और सबूत देना होगा। इतना सुनकर विक्रमादित्य ने अपना पैर धरती पर मारा और कहा, हे धरती माँ, आज मेरे सत्य की परीक्षा है, मुझे मेरी धरोहर लौटा दो। तभी राजा समेत सभी दरबारियों ने देखा कि धरती में एक दरार हुई और आधी भूसी की रोटी ऊपर आ गई। ये देखकर दरबारियों के साथ राजा भी हैरान रह गया और चारों ओर हर्ष ध्वनियाँ गूंजने लगी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को विदा कर दिया। विक्रमादित्य बड़ी राजकुमारी को लेकर अपने महल में आ गया और दूसरे दिन जाकर छोटी राजकुमारी को भी विदा करा लाया। बड़ी राजकुमारी ने जब छोटी राजकुमारी को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। विक्रमादित्य ने सारा किस्सा दोनों बहनों को कह सुनाया। सारी बातें जानकर दोनों बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अपने पिता के राज्य लौट आया। राजा रानी दोनों अपने बेटे बहुओं को देखकर बहुत खुश हुए। आगे चलकर विक्रमादित्य को अपने ससुर का राज्य भी मिल गया। उसके बाद सभी हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।